मेरे प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस ज्ञान की गंगा में आज हम एक नई कला के साथ डुबकी लगाएंगे। और देखिए, कितनी सारी चीजों से हमने आपको इंट्रोड्यूस करा, लेकिन फिर भी इतनी विधाएं हैं कि जो हम पूर्णता उसमें नहीं पहुंच पाते हैं। तो हर बार हमको एक नई शख्सियत, एक सुंदर सुंदर चेहरे वाले लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ है पूनम मेहता जी, दिल्ली से। ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंटिंग कोच हैं और एकेडमिशियन हैं। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो बहुत छोटी थी, 13 साल की उम्र से कहती है, ये वो उनकी शुरू हो गई थी। वो एनजीओ के साथ में काम कर रही है, और सबसे अच्छी बात है कि वो अपना एनजीओ स्टार्ट करना चाहती है। तो इससे बहुत से लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और उनके जो गुण हैं वो आप देख रही हैं कि उनके चेहरे पे झलक रहे हैं कि कितनी शांत हैं। और वो शांति जो है वो आज हमको कहाँ पर लेकर के जाएगी, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो हमारा आज का विषय है हैंड राइटिंग एनालिसिस, कि बच्चे जो लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, उसका क्या अर्थ निकलता है, और उसको सुधारना क्यों जरूरी होता है। तो इन्हीं बातों का ज्ञान आज हम पूनम जी से लेंगे। तो पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप अपने जो गुण हैं वो लोगों में ऐसे दिखाइए जैसे आपके चेहरे पे तेज चमक रहा है, वैसे ही सब जितने भी लोग हैं वो उससे लाभान्वित हो सकें। तो आज इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो ओवर टू यू पूनम सबसे जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मोस्ट एंड वेलकम डियर। माय नमस्कार टू ऑल द दर्शक। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा हैंड राइटिंग एनालिसिस के बारे में जानकारी लेने की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। So, should I start, Lekha ji, या with your या permission? अरे, Right? आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, यू नो। नहीं, राइट। देखिए ऐसा होता है, हमने बहुत बारी देखा है कि माँ बाप खासकर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत पिन पॉइंट करते हैं। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग को सुंदर बनाइए, इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन हैंडराइटिंग ये जो एक कला है, ये जो एक साइंस है, और इससे जो आउटकम निकलते हैं उसके बारे में शायद हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। वेरी ट्रू। अगर मैं अपनी बात करूँ ना लेखा जी, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की हैंडराइटिंग से मैं बहुत इम्प्रेस रही हूँ हमेशा। इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग जो आज तक मैंने कभी किसी की नहीं देखी। तो मैं क्या नोटिस करती थी कि उनकी हैंडराइटिंग मुझे अट्रैक्ट करती थी। और जब मैं अपने पापा की हैंडराइटिंग का कुछ भी लिखा हुआ देखती थी ना, तो न जाने कैसे मेरे दिमाग में ना कुछ फीचर्स आने शुरू हो जाते थे, वाओ। जो मैं अपने फादर की हैंडराइटिंग से उनकी पर्सनालिटी को कोरिलेट करती थी। तो ठीक है, मुझे ऐसे लगता था जैसे सब बेटियों को होता है, हमें अपने पापा लोगों से तो कुछ ज्यादा ही लगाव लगा होता है, होता तो है। मुझे लगता था कि शायद ये मैं उनकी पॉजिटिविटी को डाल रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे ना ये मेरा एक पैशन बनना शुरू हो गया। मैं अपनी फ्रेंड्स की, जो भी मेरे सर्कल में आते थे, मैं उनकी हैंडराइटिंग को देख के कुछ उनके फीचर्स, फिर मैं जानबूझ के अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि अच्छा चलो, अगर आप अपनी मम्मा से कुछ लिखवा के आओ, जिनको मैं नहीं जानती थी। तो मैं ऐसे ही एक दो उनके फीचर्स, तो वो बोलते थे हाँ, कभी कभी कुछ बातें सही निकलती थी। बचपना था तब, कुछ इतनी जानकारी तो मुझे थी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीड मेरे अंदर रहा और वो धीरे 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 बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे जब मैं अपनी साइकोलॉजी की लाइन में आई, क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह की प्रॉब्लम से जूझते लोगों को हैंडल करते हैं, तो वहां पे मेरे अंदर इस चीज को लेके और ज्यादा मतलब नॉलेज, ज्ञान लेने की और उसको इस्तेमाल करने की मेरे में इच्छा आने लगी। जैसे कि देखिए, हम सभी जानते हैं, हम किसी की भी अगर फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल वेलबींग को दर्शाती है। बिल्कुल, अब वेरी ट्रू। है सही ना, बात, हाँ सही बात है। लेकिन होता क्या है लेखा जी कि हमारा ध्यान, जब हम किसी की हेल्थ में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान वो देखने में कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनको कोई बीमारी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम ना एक आउटर लेयर पे आउटर उनको लेयर, देखना फिजिकल शुरू लेयर पे करते से, हैं। हाँ एग्जैक्टली। यस, ऑन हम ऑन द फिजिकल पिक्चर। उस पे ही रह जाते हैं। हम्म। लेकिन मैंने एक चीज बहुत गहराई में महसूस करी, ऑब्जर्व करी है, कि जो लोग होते हैं वो अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल जो उनकी
दुविधाएं होती हैं उसके ऊपर एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं किसी के नहीं साथ। करते। और लेखा जी मजे की बात ये है वो उस मुखौटे के अंदर इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो खुद से दूर हो जाते हैं। बहुत सही। और वो ये ही नहीं समझ पाते कि भाई मेरे में ये दिक्कत है या मेरी ये इच्छा है। तो मैं तो इसको यूं बोलती हूँ कि कई लोग उन्होंने सुना होगा, अरे उसने सुसाइड कर ली, इसने सुसाइड कर ली, लेकिन ये तो रोज की सुसाइड हो जाती है, अपने इमोशंस को दबा लेना और एक ऐसा मुखौटा पहन लेना जिसमें कि हम वो बन जाते हैं, वो दर्शाने लग जाते हैं जो हम हम होते नहीं ही नहीं नहीं है। नहीं तो इसके पीछे कारण क्या है? ये नहीं होता है कि शायद हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नोबडी इज देयर टू लिसन, सुनना नहीं चाहता है, कुछ ये भी कारण होते होंगे। बिल्कुल लेखा जी, अपब्रिंगिंग, नेचर एंड नर्चर, हम दोनों चीजों को लेंगे। हम्म हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जाती है, हमारा हम्म बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां हमें अपने दिल की बात को कहने की, उसको कोई सुनने वाला नहीं मिलता। इजाजत भी नहीं होती है और सुनने वाला भी नहीं होता है, नहीं दोनों होती, बातें होती हैं, दोनों बातें नहीं होती होता, दोनों हैं। बातें। हम्म और जाने अनजाने क्या हो जाता है, वो इंसान इतनी दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी उन चीजों को दबा देता है और वो एक मुखौटे की जिंदगी जीने लग जाता है। आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन मोर देन 80% लोग जो मुखौटे की जिंदगी जीते हैं, हाँ बिल्कुल मोर देन सही। 80% सही लोग बात है कि उसकी जो, असलियत तो आप पहचान ही नहीं सकते ना। जैसे मुझे भी बिल्कुल। लगता है कि लोगों की आंखों में देखो तो इमीडिएटली समझ में आता है कि कहाँ पे पेन है। तो शायद हम्म, उस नजर से देखना भी जरूरी होता है, लेकिन किसके पास फुर्सत है बिल्कुल। ये और देखने की। सबसे मुश्किल बात क्या है लेखा जी, कि हम माइंड को नहीं पढ़ पाते। अब हम्म जैसे कि किसी के हाव भाव को पढ़ सकते हैं, किसी हम्म का बात करने का अंदाज कैसा है, उसकी टोन कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके जेस्चर कैसे हैं, उससे हमें कुछ हद तक हम उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन किसी के माइंड को पढ़ना वो एक बहुत ही मुश्किल चीज, चैलेंजिंग जॉब है। बहुत चैलेंजिंग जॉब है। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि जो हमारा आउटर, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो हमारे इनर को ही रिफ्लेक्ट करता है। वेरी हम कितने भी, वो कहते हैं ना, ट्रू। क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या बात है, गम है, जिसको जिसको क्या गम है जिसको बिल्कुल छुपा छुपा रहे रहे हो। हो। तो वो एक जो चीज है वो हमारी होती है। हम क्या करते हैं, हम उस मुखौटे के पीछे के इंसान को जानने की, उसको समझने की, उसको उस स्थिति से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं कि उस मुखौटे के पीछे का इंसान क्या है, किस तरीके का है। देखिए जैसे कि आपने एक चीज, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले लेखा जी वो टेलीफोन बूथ नहीं होते थे, जब ये एग्जैक्टली। मोबाइल हाँ का हाँ जमाना नहीं था, हाँ, हर कोई वहां पे जाके लाइन कॉल लगा के कर। खड़ा हाँ कर। जी, हाँ जी। अब एक इमेजिन करते हैं कि एक टेलीफोन बूथ है, ठीक है, उसमें वो मतलब हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन उसने अपना वो दरवाजा बंद किया, हम उसे सुन नहीं सकते। तो क्या ठीक है, बोल रहा है वो विकास? क्या बोल रहा है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं। हम्म जब हम उसको देखते हैं तो वो चाहे आप होंगे चाहे मैं होंगे, हमें कुछ हद तक समझ में आ जाएगा ये किसी से गुस्से में बात कर रहा है, ये खुश है, अरे ये तो बड़ा दुखी लग रहा है, ये तो बड़ा घाया हुआ लग रहा है। तो ये बातें क्या होती हैं, ये हमें कैसे पता चल रही हैं, ये हमारे को उसके जेस्टर से, उसके हाव भाव से पता चलती हैं। इसी तरीके से जो हमारी हैंडराइटिंग होती है वो भी हमारी अंदर के जो भाव होते हैं वो उसको एक्सप्रेस कर देती है। बट ओनली थिंग इज कि हमें उसको पढ़ना आना चाहिए, समझना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना समझना चाहिए। चाहिए। और एक बहुत मजे की बात बताती हूँ, जो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियंस है उनके हिसाब से 68 ट्रिलियन हैंडराइटिंग में से प्रोबेबिलिटी होती है कि दो लोगों की हैंडराइटिंग मिले। 68 ट्रिलियन, आप खुद सोच के देखिए कि कहीं कुछ हम, ना कुछ हर लेटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता होगा, बिल्कुल स्पेलिंग पैटर्न हमारी में। हैंडराइटिंग ही अपने आप में इतना फर्क रखती है। अब देखिए जैसे कि हमें एक फोन आया, आपका फोन आया, आप हेलो ही बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगी, चाहे नंबर फीड नहीं हो कि ये लेखा जी बोल रही है। और जब हम किसी से बात करेंगे उसकी टोन से हमें पता चल जाता है यार ये उदास है, ये परेशान है,
ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन ये अभी मुझे कह नहीं रहा है। तो जो हमारे क्लोज होते हैं हम उनको थोड़ा ओपन अप करने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम किसी की हैंडराइटिंग से उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा है, वो क्या कहना चाहते थे और क्या ऐसा है जो वो नहीं कह पा रहे हैं। हैंडराइटिंग्स को जब हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे आदत है कि खुद पे करो फिर दूसरे पे देखो, तो मैं लेखा जी इतनी हैरान हुई कि मुझे मतलब खुद की भी कुछ ऐसी बातें पता चली, मतलब जो मेरे अंदर थी लेकिन मैं उनको शब्दों में नहीं बयां कर पा रही थी। So was मतलब it मैं by the writing pattern or particular letters? क्या यस रीड कैसे? इट्स अ वेरी लाइक यू नो बहुत इन डेप्थ चीज है। तो सिर्फ ये नहीं हम कैसे लिखते हैं, हम शब्दों को कैसे बनाते हैं, हम कितना जोर लगाते हैं, कईयों की डार्क हैंड राइटिंग, लाइट, ये सारी चीजें उसमें जो है वो डिपेंड करती हैं। इवनली मैंने देखा कि जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई जो हमारा पोटेंशियल होता है, उसको भी हम हैंडराइटिंग से एनालाइज कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बड़े कंफ्यूज होते हैं लाइफ में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जैसे होता है कि साइंस का भी मन कर रहा है, समझ नहीं आता। तो वो इनको एनालाइज करने से ये भी पता चल जाता है कि आपका असली पोटेंशियल क्या है। क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी पोटेंशियल और अपनी लाइकिंग में, मतलब मेरे में क्या करने का गुंजाइश है और मैं क्या चाह रही हूँ। तो जब वो चीजें पोल्स अपार्ट हो जाती हैं कभी कभी, तो वो समस्या देती हैं और हम उस चीज को अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। इवनली हम अपनी, मान लीजिए हम अपने ऑफिस में या हम अपनी काम वाली जगह पे अगर हम किन्हीं एम्प्लॉयज को रख रहे हैं, तो उनके सिलेक्शन में भी काफी जगह पे लोग जो है हैंडराइटिंग एनालाइज को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो ना सिर्फ हमें औरों का, हमें अपनी भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में पता चलता है। अब आपने नोटिस किया होगा लेखा जी कि हमारी हैंडराइटिंग में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, बहुत आता है है बचपन ना? में। और हमें, मुझे ही लगता है कि सिग्नेचर भी चेंज हो जाते हैं, इवन लिखते लिखते शायद हाथ कांपता है या स्टाइल चेंज हो जाता है। हाँ मे बी जी, द थॉट प्रोसेस एज यू आर सेइंग, तो मुझे लग रहा है शायद थॉट प्रोसेस चेंज होने से भी हैंडराइटिंग चेंज होती है। बिल्कुल। तो एक चीज मैं बोलूंगी, एज की वजह से तो हैंडराइटिंग होती है, जैसे भी आपने बोला कि किसी के हाथ कांपने लग जाते हैं और हमें ऐसी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन क्या होता है कि जो मोमेंट टू मोमेंट और मूड टू मूड, या हम सिकनेस से हेल्थ में जा रहे हैं या हेल्थ से सिकनेस में जा रहे हैं, वो सब भी हमारी हैंडराइटिंग के ऊपर असर डालते हैं। मतलब देखिए कि कितनी गहरी बात है, हमें वेरी लगता है कि स्ट्रेंज। सिर्फ एज, हाँ जी, मूड टू मूड भी हमारी हैंडराइटिंग पे असर पड़ता है। तो हम इस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं, जो राइटर है जिसने उस समय लिखा है, तो हमें एनालाइज करने से उसका उस समय का उसका मानसिक सोच क्या थी उसके बारे में पता चलता है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था, हमें वो चीज वहां पे पता चलती है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, अब तो अगर आपको मालूम हो साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी वगैरह में इनके काफी अब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इवनली ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी टेस्टिमोनी को कोर्ट भी मानता है। जिस तरीके से कुछ केसेस नहीं होते हैं जहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। यस, उसी तरीके से इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है। अभी आज से लगभग 1 साल पहले ही हमारे साथ वो एक लड़की है, मतलब हम लोग ऐसे एनालाइज करना डिस्कस करते हैं, तो वो सीख रही थी, तो उसने मुझे बताया उसने अपने फादर की हैंडराइटिंग से इस चीज का पता लगा लिया था कि उसके फादर लाइक सुसाइड करने की सोच रहे हैं, और उसने अपने फादर को सेव किया। अरे वाह, मतलब ये तो हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट रही थी लेखा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बहुत और बड़ी फिर बात है हमने, कही तो। हाँ, जबकि वो जो खुद है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब फिर हमने उनसे बात करी, उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ मैं तो यही चीज 1-2 दिन में करने वाला हूँ। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट एक हमारे को वहां पे
एक, हम तो ये कहेंगे कि हेल्प भी है और उसकी ऑब्जर्वेशन भी है कि बिल्कुल सही उसने बात उस है। चीज को किया। तो इसका मतलब है पूनम जी कि इसको सोसाइटी में इस पर्टिकुलर आर्ट को, इस मोडालिटी को लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये हमने देखा बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोग बिल्कुल सिखाते तो हैं, मतलब कर्सिव राइटिंग के ऊपर और इस पे सब पे तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं और लोग सिखाते हैं। कर्सिव राइटिंग तो एक पर्टिकुलर स्टाइल से लिखा गया, हालांकि उसमें भी जो फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स होता है दैट इज ऑलवेज डिफरेंट, डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। तो इसमें अब लेकिन बच्चे अभी जैसे है वो कैसे समझेंगे कि इफ दे हैव एनी पर्टिकुलर थिंग, कुछ एक आध आप एग्जांपल्स बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि इन चीजों को इन जनरल में बोलना मुश्किल है, मतलब बिना किसी की हैंडराइटिंग हाँ नहीं, देखे दैट, हम उस पर पिन पॉइंट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते मैं एग्जैक्टली। आपको कुछ ऐसी बातें समझाती हूँ, बहुत ही मजेदार बातें कुछ हम ऐसी आपस में शेयर करते हैं, हाँ जिससे कि हाँ आज सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो हम उससे कुछ अपने ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। राइट। तो वो मैं आज टॉपिक लेती हूँ मार्जिन। हम्म मार्जिन क्या होता है? हम्म जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि लेखा जी आप ना मुझे ना एक पेज पे कुछ भी लिख के दिखाइए। आप हम्म क्या लिखते हैं हम हम्म उसको एनालाइज नहीं करते हैं, आप ठीक। कैसे लिखते हैं हम हम्म उसको एनालाइज करते हैं। हम्म ठीक है? राइट। तो एक चीज तो लेखा जी आप मानते हैं ना कि जब हम लिखते हैं तो हमारी आदत होती है या तो हम लेफ्ट साइड से कुछ जगह छोड़ के लिखते हैं। अच्छा, ऑलवेज। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लेफ्ट से कुछ नहीं छोड़ते, वो एकदम स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं, वो हाँ राइट बिल्कुल। साइड पे छोड़ते हैं। हाँ कुछ लोगों को आदत होती है कि जब मैं एक उस पर लिख रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब मैं ऊपर भी कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं वहीं से लिखना शुरू कर हाँ, देती द हूँ। टॉप लाइन, मतलब टॉप लाइन हाँ होती है बिल्कुल वहाँ, टॉप टॉप से। लाइन, हाँ। अच्छा, कई लोग क्या होते हैं कि जब वो लिखते हैं तो वो जो मार्जिन होते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड वो उनके अनइक्वल हो जाते हैं, मतलब हम्म जैसे पहले कम छोड़ रहे हैं ज्यादा छोड़ रहे हैं, वो ऐसे करते हैं। हम्म तो मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन के बारे में बताती हूँ। हम्म ये जो मार्जिन होता है, जो हम ये जगह छोड़ते हैं, ये टॉप पे भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है और बिलो भी। अब देखिए मैं उसकी बात नहीं करूंगी, जो पेज होते हैं मोस्टली जब हम लिखते हैं तो उनमें मार्जिन बने होते हैं। हम्म इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी जिनकी हम स्टडी करते हैं हम उनको प्लेन शीट के ऊपर प्लेन लिखने के लिए शीट्स। बोलते हैं, सो दैट वी कैन मेक इट आउट कि वो कहाँ कितना कैसा मार्जिन जो है अच्छा। वो छोड़ते हैं। हम्म अब देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ कि मार्जिन से हम क्या स्टडी करते हैं। मार्जिन से ना हमको ये पता चलता है कि वो जो लिखने वाला जो राइटर है ना, उसका सोसाइटी के लिए एटीट्यूड क्या है। ओके। सोसाइटी के लिए उसका एटीट्यूड जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके अंदर बैठा होता है, हम्म तो वो हमें जानने को बहुत खूबसूरती से पता चलता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि उसका पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस का इस लाइफ में अब उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। दैट इज बाय मार्जिन्स। यस, जस्ट थ्रू मार्जिन, जो आप हम स्टार्टिंग में या बाद में या ऊपर या नीचे जो हम छोड़ते हैं तो हमें राइट। वो चीजें भी पता चलती हैं। हम्म अब जैसे मानिए कि जो राइटर है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लेफ्ट साइड पे मार्जिन छोड़े हैं। हम्म ठीक है, जब वो लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो मार्जिन छोड़े हुए हैं। हम्म तो वो अब हमें क्या इंडिकेट करेगा, हम कैसे उसके बारे में पता लगाते हैं। तो हम्म हमारे को जो लोग लेफ्ट साइड का पेपर का मार्जिन छोड़ते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होती है ना वो पास्ट से रिलेटेड होती है, और जो राइट साइड होती है वो हमारी फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हम्म तो हमें उनके अंदर एक लाइक जैसे बोलते हैं ना, वो लोग कम्युनिकेटिव होते हैं, वो लोग कम्युनिकेटिव होते हैं और वो लाइफ को मतलब फेस करने में उनमें साहस होता है, और हमें उनका जैसे सेल्फ एस्टीम, हमें ये चीजें उनकी समझ में आती हैं जो लोग लेफ्ट साइड में पेपर का मार्जिन छोड़ते हैं। ओके। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा बैलेंस्ड मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब बहुत बैलेंस्ड वे में उनका मार्जिन जो है उन्होंने छोड़ा होता है। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि उनमें ना बहुत ही मतलब मैं ये बोलूंगी सोशल बाउंड्रीज से वो बड़े अवेयर होते हैं। जो सोशल बाउंड्रीज हमारी होती हैं वो उनसे बहुत अवेयर होते हैं, वो हर काम को बहुत इन ऑर्डर करते हैं। अब जो लोग थोड़ा सा वाइड लेफ्ट मार्जिन छोड़ते हैं
मतलब जो आपको देखने में लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उन लोगों में क्या टेंडेंसी होती है, वो ना अपने पास्ट को बहुत अवॉइड करते हैं। मतलब उनमें ये टेंडेंसी होती है, वो अपने पास्ट में बहुत अवॉइडेंस करेंगे। हाँ, उनको कल्चर को लेके वो सेंसिबल होती हैं, उनमें वाइटलिटी होती है, एंड यस ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी वेरी कम्युनिकेटिव। और वो मतलब एक करेज रखते हैं लाइफ को फेस करने में। मतलब ये चीजें उन लोगों में देखी जाती हैं। इसी तरीके से जो लोग बहुत वाइड राइट साइड का मार्जिन रखते हैं, मतलब राइट साइड वो बहुत ज्यादा जगह छोड़ देते हैं, तो उनमें फ्यूचर को लेके बहुत डर देखा गया है। वो घबराते हैं, उनके अंदर फियर होता है फ्यूचर को लेके। एंड यस, बहुत ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और बड़े रिजर्व होके वो लोग रहते हैं जो लोग राइट साइड ज्यादा मार्जिन छोड़ते हैं। अब हमने ये देखा कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, वो ना बड़ा नैरो मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब कम मार्जिन छोड़ेंगे बोथ साइड्स पे, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो उनमें देखा है बहुत ज्यादा उनमें स्टिंगीनेस होती है, और वो लिबरल नहीं होते हैं, और उनमें रिजर्व नहीं होता है, उनमें लैक ऑफ कंसिडरेशन भी पाया जाता है, जो लोग बहुत छोटा छोटा मार्जिन दोनों तरफ छोड़ते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, जब उनको लिखने के लिए बोला जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ना अनइवन लेफ्ट मार्जिन छोड़ देते हैं। मतलब कि जैसे पहले इतना छोड़ा, फिर अगली लाइन में और कम छोड़ा, कभी ज्यादा छोड़ा, लेफ्ट साइड में अनइवन मार्जिन को वो छोड़ देते हैं। तो उनसे हमें ये पता चलता है वो बहुत ना, जैसे बोलते हैं ना लेखा जी, बहुत रिबेलियस होते हैं सोसाइटी के रूल्स को लेके, बहुत रिबेलियस होते हैं। और उनमें किसी भी तरीके का, जैसे एक इंसान होता है ना, उसमें कुछ आंतरिक इनर ऑर्डर होता है या बैलेंस होता है, उन लोगों में वो नहीं होता। किसी भी चीज को लेके उनमें ना इनर ऑर्डर होता है और ना उनमें बैलेंस होता है। तो इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो बहुत अनइवन राइट मार्जिन करते हैं, राइट साइड पे उनका जो मार्जिन है वो अनइवन होता है। तो उनके वो हमें ये दर्शाता है कि इन लोगों में बहुत इम्पल्सिव मूड होते हैं, और ये लोग बड़े जैसे ना अनरिलायबल एक्ट्स करते हैं, और रिएक्शन, मतलब हम जो सोच भी नहीं सकते हैं वो उस तरीके का एक्शन और रिएक्शन जो है वो ये लोग मतलब ज्यादातर ऐसे करते हुए पाए जाते हैं। हाँ जी। और इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होंगे, आप देखना, वो ऊपर भी बहुत ज्यादा छोड़ेंगे, नीचे भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी, आई मीन वाइड मार्जिन ऑल साइड्स, बी इट राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, वो ऐसे। तो वो लोग ना बहुत ही विड्रॉन काइंड ऑफ, अलूफ, अकेले में, अपने में रहना, अपने मस्त, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो कलर्स को लेकर और फॉर्म को लेकर अपनी सराउंडिंग्स में। मतलब कि उनके आसपास उनको जो कलर और जो शेप्स होती हैं वो उनके ऊपर बहुत असर डालते हैं। एंड दे गिव इमेंस इंपॉर्टेंस टू मनी, मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग, और बड़े आर्टिस्टिक भी होते हैं। तो ये जस्ट थोड़ा सा मार्जिन के उस पे मैंने बताया कि मार्जिन से हम उनके इन कुछ कुछ ट्रेड्स को जो है वो हम समझ पाते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की चीज पूनम जी बताई आपने, ये तो हम लोगों ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि पेज बचाने के चक्कर में लिख जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि मतलब जगह नहीं है या शॉर्ट में ही लिखना है, उतना ही है, उसमें भी फर्क पड़ता होगा मेरे ख्याल से। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि लिखती हूँ, मेरी तो डायरीज भरती रहती है, तो अब मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैंने कितना छोड़ा है। अननोइंगली दैट हैपेंस, बट हैपेंस। बिल्कुल। और इसको किस तरीके से यूज कर लिया जाता है, जैसे कि जब किसी को एनालाइज किया और उसमें देखा कि इनमें ये कमियां हैं, तो यस, मैं कहूंगी कि ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जो चेंजेस करने के लिए जब हम किसी को बताते हैं या सिखाते हैं, और वो फिर उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और वो चेंजेस फिर उनसे, मतलब कि जब भी वो लिखेंगे, दे डोंट हैव टू बी माइंडफुल, अब उनकी आदत बन जाती है, तो हमने देखा है कि वो प्रॉब्लम्स भी बहुत चेंज होती हैं।
जो उनके अंदर समस्या है, जैसे कि हमें पता चलता है कोई किसी एंजाइटी में है या किसी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये तो मैंने सिर्फ मार्जिन बताया ना, और जो बहुत बहुत चीजें हैं सारी। जिनसे जब हम इस बात का पता लगाते हैं, तो जब उनको उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए सिखाया जाता है, शुरू में तो देखिए उनको एफर्ट करना पड़ेगा अपनी हैंडराइटिंग को बदलने के लिए, लिखने का अंदाज पकड़ने के लिए, लेकिन वंस वो चीज वो उनके अंदर मतलब घुस जाती है और वो सही तरीके से लिखने लग जाती है, तो काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व होते हुए देखी हैं। बहुत सी सुंदर बात बताइए कि मतलब एब्जॉर्ब करना चाहिए कि व्हाट्सएवर इज बीइंग टोल्ड, कि उसको एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि समझ के तब करें। मुझे मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, मुझे अपनी हैंडराइटिंग ये मार्जिन से देखने पड़ेंगे कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये एक ऐसी लाइन है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बस दो चार बातें करी, जितना इसमें हम नॉलेज लेते रहते हैं उसको सीखते रहते हैं, और मतलब इतना बढ़िया बढ़िया सीखने को मिलता है। कईयों की हमें इतनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, कईयों को रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं वो ले पाते हैं, तो बाकी और तो जो भी वो ज्ञान ले रहे हैं, जो भी वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब वो अपने लिखने के स्टाइल को और अपनी हैंडराइटिंग को या जो फ्लॉज हैं वो उनको चेंज करते हैं, तो बहुत ज्यादा मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो मैंने देखे हैं। बहुत तो सुंदर मैं तो बात ये है। कहूंगी कि सबको इस चीज के सीखना ऊपर चाहिए, सीखना बिल्कुल। चाहिए। तो आप सिखाने के लिए तैयार हैं क्या? पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आपको तो इसीलिए बुलाया है मैंने नहीं नहीं। कि हाईली इम्प्रेस्ड, और इतना तो मुझे उसकी डेप्थ पता ही नहीं थी। हम तो सिर्फ फॉर्मेशन और उस पे ही समझते थे कि द फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स एंड द गैप जो आप बीच में छोड़ रहे हैं, हर लेटर के बीच में कितना गैप है, तो हम तो उसी पे खाली समझ रहे थे। बट ये तो आपने बहुत गहरी बात बताई है। अब आप ये बताइए कि आप सिखाने के लिए तैयार हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी नॉलेज आती है उतना जरूर सिखाएंगे। और मतलब कुछ कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज ऐसी होती है कि जिसको ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब सही आज बात है। इतना समय करते हुए भी मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखने को है इसके अंदर, सही बहुत बात है। कुछ है, मतलब तो अंत ही नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि अब आप सिखाना कब शुरू कर रही हैं, और लोगों को आप कैसे और क्या गाइड करेंगे? कुछ एक बिल्कुल। आध लेटर्स के बारे में बता दीजिए, जो लेटर्स का गैप होता है या समथिंग। बिल्कुल देखिए, एक्चुअली में क्या है कि मैं ना सिर्फ एक गैप के ऊपर बोल के ना कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, क्यों? राइट राइट, क्योंकि हाँ। कभी कभी पता है क्या होता है, शब्दों के बीच का गैप अलग है, सेंटेंस के बीच का अलग है। गैप जैसे अलग कि है। मान लीजिए हम कुछ शब्द ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आई आता है, तो हम्म आई के ऊपर जो हम डॉट लगाते हैं, वो भी कभी हम इम्पोर्टेंट। सेम ना लगा के बहुत आगे लगाते हैं, बहुत हम्म पीछे लगाते हैं। तो हम्म मतलब वो ना इतनी गहरी चीजें हैं कि वो सही नहीं है कि हाँ वो हो तो ऐसा हो, नहीं। वो नहीं, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो कितनी बार ये आगे पीछे और किस तरीके से होता है, तब कहीं जाके हम उन चीजों के बारे में हम्म। सही से बता पाते हैं। लेकिन तो एक चीज पूनम जी हमने और देखा कि जैसे बहुत से बच्चों की हैंडराइटिंग देखिए, तो उसमें वो सपोज बी बना रहे हैं, तो कहीं पर तो वो नॉर्मल बी बना देंगे, कहीं पे वो हम्म, कर्सिव बना देंगे। जो टी को काटते हैं ऊपर से, तो टी अक्सर कटा या नहीं कटा, कहीं पे दूर से लाइन लगा के छोड़ दिया। इसी तरह एफ का जो फॉर्मेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर लेटर्स तो मैंने नोटिस करे कि बच्चों में बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी, तो मेरा तो सिर्फ हैंड राइटिंग से ही पाला पड़ता रहा है। 25 साल मैंने जो पढ़ाया है, आई हैव हम्म। बीन जस्ट नोटिसिंग द हैंड राइटिंग ओनली। और आप कभी ये भी देखना, कभी कभी ये हमारे साथ भी हो जाता है लेखा जी, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने 6 पेजेस में कुछ लिखा, तो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिसमें कि ना वो जो राइटर है वो स्ट्रेट लिख रहा है 3 पेजेस में, और 4th पेज में क्या होता है, एकदम वो थोड़ा कर्सिव में लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो एक से तरीके से नहीं लिख नहीं पाते हैं। लिखते हैं। हाँ, तो मतलब बहुत हर उससे जो है हम कहीं ना कहीं उनके माइनस पॉजिटिव पॉइंट्स को देख पाते हैं। और जहां तक अगर मैं बोलूं, जो मैंने साइकोलॉजी में देखा है, क्योंकि कभी कभी उनमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी हम क्वेश्चनरी इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको लिखने को बोलते हैं, या जो भी हम उनको बोलते हैं कि कोई पॉइंट है आप उसको लिखिए हमें दीजिए, तो उससे बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर हमें ये पता चलता है कि वो जो है कहीं एंजाइटी में
या स्ट्रेस में या उनमें सेल्फ एस्टीम कम मिल रहा है, वो चीजों को मतलब मेरे को खुद को बड़ी एक मतलब खुशी होती है कि उन चीजों से हम उनकी प्रॉब्लम्स को पकड़ पाते हैं। हम्म। नहीं, ऐसे इसमें एक चीज और भी होती है कि कई बार जैसे हम लेक्चर्स लिख रहे हैं, सपोज हाँ हम जी। क्लास में बैठे और एक लेक्चर ले रहे हैं, तो उसमें तो ये होता है ना कि चेहरा तो टीचर का देख रहे और हाथ चलता जा रहा है। उसमें ये तो नहीं होता है कि पूरी नजर नीचे ही रहे, क्योंकि आपको चेहरा भी देखना है, समझना भी। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, तो उसमें हम्म। स्पीड के साथ में भी तो राइटिंग में भी डिफरेंस आता है ना। इफ यू आर राइटिंग इन अ प्रॉपर मतलब मैनर में बैठे हैं, आप इत्मीनान से लिख रहे हैं, एंड इस तरह के लेक्चर्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल है, तो उसमें भी तो हैंड राइटिंग का डिफरेंस आता होगा। बिल्कुल आता है। और लिखा जी ऐसे नहीं देखा, जैसे कि मान लो हमारा एग्जाम है 3 घंटे का, हम्म। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसा लग रहा है आधा घंटा रहता है, हाँ, और अरे बाबा रे मुझे तो अभी घसीटा मारा। 3, हाँ, तो वो हैंड राइटिंग आप देखना एकदम बदलनी शुरू बदल हो दी हो जाती जाती, है। घसीटा मार कहते हैं उसको घसीटा उसमें। मारना, हाँ। तो वो भी हमारी चीज हो जाती है, तो वो भी हमारी जो है वो उस। तो मुझे लगता है वो इम्पल्सिवनेस आपका शो करता होगा कि व्हेन यू आर, बिल्कुल। अगर आप फास्ट लिख रहे हैं, बिल्कुल। घसीट रहे हैं, हाँ जी। इनिशियली आप कूल हैं तो आप संभाल के लिख रहे हैं, हाँ। तो मतलब ये देखिए, आपकी बात सुन के मुझे भी ये बात समझ में आ गई। हाँ जी। नहीं, आप तो ऑलरेडी, आप ऐसी बात नहीं है, आपको तो नहीं, ऑलरेडी इतनी नॉलेज है इन नहीं, चीज। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस सब्जेक्ट में नहीं है, तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई सीखे तो उसको कितना टाइम मतलब चाहिए इसको स्टडी, मतलब जो प्रॉपर स्टडी है, हाँ खाली जी। समझना नहीं। देखा जी, जहां तक मैंने देखा है, देखिए अब तो आपको मालूम ही है कि कहीं ना कहीं हमारे को गूगल के थ्रू बहुत जगहों पे पता चलता है कि कुछ इनके कोर्सेज होते हैं, कई हम्म। जगहों पे कुछ डेज में करवा देते हैं, कई हम्म। मंथ में करवा देते हैं। बट मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, जब हमने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली, हमें वो हम्म। पता चल गया, हम्म। उसके बाद ना हमें खुद इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च बस करनी करनी पड़ती पड़ेगी। है। नहीं, हाँ नहीं, जी। बिल्कुल, मतलब बेसिक्स का समझना चाहिए कि जो जैसे आपने मार्जिन एक्सप्लेन करा, बहुत ही खूबसूरत रहा है। लेकिन पूनम जी, इसका आपने मुझे एक जगह अपने लिए छोड़ दी है कि दोबारा आपको मुझे फिर चाहे कितने भी महीने लगे पकड़ने में, कि बिल्कुल। थोड़ा सा आप इस पे और प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत ही गहरी बात आज आपने बताई है। बिल्कुल। कभी भी होगा तो हम कोई एक टॉपिक को लेके मैं हाँ, उसमें बता सकती हूँ कि ऐसे होता है, लेकिन इसके ऊपर काफी देखिए बुक्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। हाँ। एक्सपीरियंस, जब तक हम उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, तब नहीं, तक नहीं, हमारे को लर्निंग नहीं नहीं, नहीं, आती है। बिल्कुल से एक्सपीरियंस तो हर चीज के लिए चाहिए, बहुत। लेकिन जब ये कुछ मोडालिटीज ऐसी है जिसकी नॉलेज ही नहीं है ना, मैं नहीं समझती हूँ कि लोगों को इतना ज्ञान होगा। जैसे मेरा भी एज लेमैन यही पता था कि फॉर्मेशन और जो बीच में ओ बनाने का स्टाइल है, टी बनाने का स्टाइल है, तो उतनी ही बातें मुझे पता थी कि इसमें अगर ओ ओपन है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ओ क्लोज है तो कैसा है। तो दैट हाँ आई जी। हैव बीन ऑब्जर्विंग, लेकिन मुझसे इतना डीप नॉलेज तो खैर नहीं है। So minimum how many days are required to take the basics? देखिए, अगर किसी को जैसे बोलते नहीं है कि आपको उसको लेवल 1 में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, 3 में कर रहे हो, कई लोग होते हैं जो इसको 15 दिन में एक मोटी मोटी जानकारी ले ली जाती है। हम्म। लेकिन जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने जब इस चीज को लिया, मैंने थोड़ा समझा, तो शुरू में मैंने उसको 1 महीना करके देखा, फिर हम्म। उसके बाद एक इंटरेस्ट ही पड़ गया कि बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी, हर पॉइंट को देखा, उसको फिर मुझे प्रैक्टिकल बहुत करने का मौका मिला, तो वो हम्म। मैं साथ साथ देखती गई। और फिर होता ही है ना कि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपके खुद के अपने नोट्स बनने नोट्स शुरू हो बनते जाते हैं, हैं। हाँ हाँ, जी। तो एग्जैक्टली। थोड़ा सा अगर हम 1 महीना में बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा के चलते हैं, तो बहुत अच्छी इसकी ड्यूटीज मिल जाती है। बहुत अच्छा मिल हाँ, जाता है। बहुत गहराई में जाके फिर पता चलता है इसके बारे में। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इतना अच्छा आज आपने ज्ञान दिया है, अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया, उसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आई हमारे चैनल पे। तो आप अपना एक तो नंबर बताइए, और आप कब टाइम दे के सिखा पाएंगे अगर कोई आपसे सीखने में इंटरेस्टेड है। आपके पास है ना नंबर? नहीं, नहीं, बस। नंबर तो आपको नंबर तो इसमें नहीं देना नहीं, पड़े। आप ही के थ्रू मिलेंगे कभी, और कभी भी होगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी। और नंबर तो फिर बताना पड़ेगा। इट इज 9899875137। तो उससे मैं बता सकती हूँ। और आप खुद भी, हम लोग अगर आजकल तो
अगर हम थोड़ा सा भी गूगल पे चेक करेंगे तो काफी जगहों पे ये चीज मिलती मिल जाती है। है। नहीं हाँ जी, देखिए, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, सबसे पहली बिल्कुल। चीज ये होती है कि जो किताबी नॉलेज है या यूट्यूब से जो हम लेते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती जब तक हम्म, सामने से बिल्कुल आके कोई प्रॉपर ना बताए। और वो चीजें जो कहते हैं कि अधकचरी नॉलेज जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है, तो इस तरह बिल्कुल। की हाँ स्टडी जी, तो उसको हम कभी भी नहीं उसको कहेंगे किसी से। दर्शकों, आप भी कभी उसकी कोशिश मत करिएगा, कोई गुरु हम्म, मिले उसी से सीखिए। और बिल्कुल। तभी आपको पूर्ण उसका जो ज्ञान है किसी भी मोडालिटी में करना है तो उसको समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत आज पूनम जी ने हम लोगों को जो ज्ञान दिया है, वाकई में अभिभूत हो गई हूँ आपके इस ज्ञान से। मुझे इतना नहीं पता था इसके बारे में। और पूनम जी का एक दूसरा ही स्वरूप हम लोग को पता है कि बहुत ही अच्छी मेडिटेटर है, बहुत कुछ काम करती हैं और लोगों को ध्यान जब करवाती है तो लोग मस्त हो जाते हैं। हालांकि मैं बहुत कम उनके सेशंस करवाती हूँ वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी आपको उनसे कनेक्ट होना हो दर्शकों तो जरूर होइए, और बहुत कुछ आप उनसे प्राप्त करेंगे। और जब आप अपना एनजीओ स्टार्ट करें तो आप जरूर बताइएगा कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो भी हम बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ज़रूर बताऊँगी। और लेखा जी, आपके लिए सच में थैंक यू सो मच। आप इतना एफर्ट कर रही हैं, आप इतना ज्ञान सबको दे रहे हैं। मैं भी आपके प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी तरह की नॉलेज भी समझने को मिलती है। बहुत तो मैं आपको बड़ा दिल से आपका थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो एंड थैंक यू मच। सो मच फॉर कमिंग। और दर्शकों, आपसे फिर वही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये ज्ञान ऐसा है कि जो घर बैठे आपको इतनी सरलता से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और आपने देखा है कि कितनी मोडालिटीज पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो जो भी आप सीखना चाहें, जिससे भी सीखना चाहें, उसके लिए आप फ्री हैं। आपको हमेशा नंबर दिए जा रहे हैं, आप कांटेक्ट करें। मेरा काम सिर्फ इतना है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे लोगों को मैं आमंत्रित करती हूँ और आपके साथ उनको कनेक्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक्स पूनम जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो गिविंग अस मच लेखा टाइम। जी। थैंक्स टू ऑल। नमस्कार।